आप देख रहे हैं पास की बात, आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। सबसे पहले बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद को लेकर, जहां पे तनाव अभी भी जारी है। इसके साथ साथ आपको हम 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसकी हम 5 की बात में बात करेंगे। तो आपको बता दें, भारत चीन का जो विवाद है उसको लेकर बैठकों का जो दौर है वो भी जारी है। अब से थोड़ी देर बाद जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो सर्वदलीय बैठक को संबोधित भी कर सकते हैं। इसके जरिए जो सभी दल हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो अभी थोड़ी देर में शुरू हो सकती है। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद विध्वंस में 27 साल बाद 30 सितंबर को फैसला आने वाला है। तो वहीं राजस्थान में आज एक बड़ा हादसा हो गया। चंबली नदी में 30 से 35 यात्रियों से जो भरी नाव थी वो अचानक डूब गई। नदी से अब तक 14 शव निकाले जा चुके हैं। तो 5 की बात में इन चारों खबरों के साथ साथ और भी खबरें होंगी, लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो यही, जो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक पीएम मोदी ने बुलाई है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कई राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस इस बैठक में एलएसी का मुद्दा उठाएगी। बैठक में सभी दलों के साथ मंथन किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले बयान दे चुके हैं एलएसी विवाद पर, और अब प्रधानमंत्री मोदी भी, क्योंकि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो चीन मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। तो ऐसे में देश को, जो देश के सभी राजनीतिक दल हैं उनकी एक राय कैसे बन सके, उनको कैसे समझाया जा सके, आज पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस राजनीतिक दल की सर्वदलीय बैठक में कई जो दल है वो शामिल होंगे। एलएसी इस बैठक में, कांग्रेस इस बैठक में एलएसी का मुद्दा उठाएगी। बैठक में सभी दलों के साथ मंथन किया जाएगा। तो एलएसी विवाद पे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगातार कांग्रेस लगी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, और अब सर्वदलीय बैठक होगी और उस बैठक में एलएसी का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। तो पीएम मोदी ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कई राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आपको बता दें, ये जो बैठक है ये शुरू हो चुकी है। तो संसद में सर्वदलीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बड़ा अपडेट इस खबर पे हम दे दें। बैठक में सभी दलों के साथ मंथन किया जाएगा। जो कांग्रेस का जो प्रतिनिधि है इस बैठक में शामिल हुआ है वो एलएसी का मुद्दा उठाएगा। तो संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। एक बड़ी खबर हम आपको दे दें, बड़ा अपडेट हम आपको दे दें। सभी दलों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मंथन कर रहे हैं। तो ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, संसद में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है और सत्र के बीच में जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष का गतिरोध भी है, और उस गतिरोध को तोड़ने की लगातार कोशिश सरकार पक्ष की तरफ से की जा रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से शुरुआती दौर पर कई मुद्दों से भी अवगत कराया गया था, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे हैं, और बैठ करके ये तमाम विपक्षी पार्टियों से इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि आखिर कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है सरकार चाहती है कि विपक्ष उसका साथ दे। तो ये वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर के फिलहाल जो सर्वदलीय बैठक शुरू की गई है। हमेशा से परंपरा रही है कि सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष के जरिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। उसके बाद सत्ता पक्ष भी अगर चाहता है, क्योंकि अगर गतिरोध अगर ज्यादा हो तो सत्ता पक्ष भी अपनी तरफ से जो है खास करके सर्वदलीय बैठक बुलाता है। बिल्कुल ब्रजेश, जैसे हमने अभी बताया भी, हमारे जो हम जानकारी भी दे रहे हैं कि जो सर्वदलीय बैठक है इसमें जो कांग्रेस है वो एलएसी का मुद्दा उठाएगी, क्योंकि एलएसी के मुद्दे पे जो पूरा चीन विवाद चल रहा है इसमें रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। तो जाहिर तौर पे जो तनातनी आने वाले दिनों में संसद के अंदर देखी जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, वो फिर चाहे जासूसी का मुद्दा रहा हो कि चाइना के जरिए जो है तमाम बड़े नेताओं की, तमाम सरकारी उपक्रम की और तमाम जो सेना से जुड़े हुए बड़े बड़े अधिकारियों की जासूसी का मुद्दा था, उसको कांग्रेस इस वक्त तूल दे रही है। एलएसी में जिस तरह से गतिरोध चाइना के साथ चल रहा है, युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं सीमा पर, तो उसको लेकर के कांग्रेस चाहती है सरकार से वो एश्योरेंस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को संबोधित किया था और साफ तौर पर जो है उन्होंने देश को भरोसे में लिया था और ये कहा था कि सेना अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है और आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, और सरकार
चाइना के साथ किसी भी तरीके से डिस्प्यूट नहीं चाहती, लेकिन अगर चाइना डिस्प्यूट क्रिएट करेगा तो उसे उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस उससे खुश नजर नहीं आती। कांग्रेस चाहती है कि इस बात को लेकर के व्हाइट पेपर सरकार लेकर के आए, सरकार ये एश्योरेंस दे कि 1 इंच जमीन भी चाइना द्वारा नहीं हथियाई गई है। वो तमाम चीजें हैं। तो सरकार की बातों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है और इसी भरोसे को कायम करने की कोशिश सर्वदलीय बैठक के दौरान की जाएगी। बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस एलएसी के मुद्दे पे सरकार को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत की पाकिस्तान को कड़ी फटकार। जी हां, आपको बता दें, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 45वां सत्र चल रहा था। भारत ने पाकिस्तान के झूठ और मनगढ़ंत आरोपों पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने किया राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल। भारत को बदनाम करना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, ये भारत की तरफ से कहा गया। आतंकवाद के जन्मदाता देश से हमें मानवाधिकार के आदर्श सीखने की जरूरत नहीं है। जाहिर तौर पे भारत ने कड़ा विरोध जताया। इसी के साथ साथ कहा कि पाकिस्तान अपने जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताने वाला देश है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकियों को पेंशन देता है। पाकिस्तानी पीएम जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं और वो इस बात को स्वीकार भी करते हैं। तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान को घेरा है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबे जारी हैं। पाकिस्तान को कड़ी फटकार भारत की तरफ से लगाई गई है। भारत ने कश्मीर पर एलओसी के बयान की भी कड़ी आलोचना की। तो पाकिस्तान लगातार मुंह की खा रहा है और एक बार फिर कड़ी फटकार भारत ने पाकिस्तान को लगाई है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने की बीजेपी की जो कवायद है वो जारी है। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, लेकिन 14 सितंबर से 20 सितंबर तक बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी 70 साल के हो जाएंगे और अलग अलग शहरों में जो है वो सेवा सप्ताह के तौर पे बीजेपी बना रही है। जेपी नड्डा ने पीएम व्यक्तित्व और कृत्रिम प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। प्रदर्शनी में पीएम के दुर्लभ चित्रों को प्रदर्शित किया गया। इसमें उनके बचपन से लेकर जो युवा काल तक की तस्वीरें हैं वो लगाई गई, जो आकर्षण का केंद्र भी है। दिल्ली बीजे मुख्यालय पे 20 सितंबर तक ये जो प्रदर्शनी है वो देखी जा सकती है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं उनकी पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। मीडिया में तो डिजिटल वर्ल्ड में ये प्रदर्शनी सबको उपलब्ध होगी ही, लेकिन प्रदेश कार्यालयों में, सभी प्रदेश कार्यालयों में भी इसी प्रकार से 70 स्लाइड्स की प्रदर्शनी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवनी के बारे में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोटा में हुए नाव हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक चंबल नदी से निकाले गए हैं 14 शव। नाव में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, ये बताया जा रहा है। नदी में नाव के डूबने का वीडियो भी वायरल है। मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। चंबल नदी में हादसा हुआ जब नाव पलटी। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा जो लोग हैं वो नाव में बैठे हुए थे। अब तक 14 शव निकाले जा चुके हैं। कोटा में ये बड़ा हादसा हुआ है, 14 लोगों की मौत हुई है। ये वीडियो भी वायरल हो चुका है, आपको वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। तो राजस्थान के कोटा की ये तस्वीरें हैं। आवाज भी आप सुन सकते हैं कि जब लोग डूब रहे थे तो किस तरीके से, कैसा माहौल था। कोई बचाने के लिए लोगों को आवाज दे रहा था। तो आपको बता दें, 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला आने वाला है। 27 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। 49 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी। 17 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, विनय कटियार और उमा भारती का नाम आरोपियों की लिस्ट में शामिल है। उनके जो बयान हैं वो भी दर्ज करवाए गए थे। आपको बता दें कि अब तक 17 लोग जो आरोपी हैं उनकी मौत हो चुकी है। 30 सितंबर को यह फैसला आएगा। 27 साल बाद सीबीआई की विशेष अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। 49 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी। 17 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है।
मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह आरोपी हैं। और इन लोगों की जो क्योंकि अभी आपको कोरोना काल में कई लोगों की पेशी हुई, तो कई लोगों की जो पेशी थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हुई, उनके बयान दर्ज करवाए गए और अब फैसले का दिन आ चुका है। 27 साल बाद जो सीबीआई की विशेष अदालत है वो फैसला सुनाएगी। 30 सितंबर वो तारीख है जब बाबरी मस्जिद विध्वंस पर फैसला आने वाला है। हर किसी की नजरें 30 सितंबर पर कि फैसला क्या आता है। क्या विनय कटियार, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, 30 सितंबर को इस पूरे केस पे फैसला आएगा। जो कई जो आरोपी हैं उनके बयान भी पिछले दिनों हमने दिखाया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हुए। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण मामला है और जी। काफी लंबे समय से अदालतों में इस पर सुनवाई चल रही थी। सीबीआई की विशेष अदालत पहले रायबरेली में और बाद में फिर लखनऊ में इस पूरे मामले की सुनवाई जो है चल रही थी। 40 से ज्यादा इस पूरे मामले में आरोपी थे और इन 40 आरोपियों में से 17 की मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल। तमाम सारी राजनीतिक बड़ी हस्तियां जो देश के अलग अलग पार्टियों से, संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग इसमें आरोपी हैं और अब तमाम गवाही और दूसरी प्रक्रियाएं समाप्त होने के बाद 30 सितंबर को अदालत इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी। आपसे कुछ ही समय पहले राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला भी जो है अदालत में सुप्रीम कोर्ट में आया था और अब सीबीआई कोर्ट का राम जो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला है उस पर फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अवनीश जी। अब बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर की। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 6,337 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में जो लगातार है वो कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो सही होने वाले मरीज हैं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है। 6,400 से ज्यादा जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। तो यूपी में 2,58,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जो वायरस का जो रिकवरी रेट है ये भी लगातार अच्छा बना हुआ है। हालांकि 4,690 लोगों की मौत कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। लगातार जो उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि हर दिन कोरोना के जो केसेस हैं वो 6,000 से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है। कोरोना से रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है उत्तर प्रदेश का और पिछले 24 घंटे की बात की जाए अब तक 4,690 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पे ज़्यादा जानकारी के लिए। तो एसके, उत्तर प्रदेश में हर दिन हम देख रहे हैं 6,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं, नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, चिंता भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर हम डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या देखेंगे तो वो भी जो ग्राफ है उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और बड़े पैमाने पर मरीज उत्तर प्रदेश में डिस्चार्ज भी हुए हैं। 2,58,000 से ज्यादा मरीज अब तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं अगर हम पिछले 24 घंटे में देखेंगे तो 6,400 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन जो संक्रमित होने वालों का आंकड़ा है वो भी कम नहीं है। हालांकि डिस्चार्ज से आंकड़ा जरूर आज की डेट में कम है, लेकिन बावजूद इसके ये 6,300 से ऊपर है। तो जो जरूर चिंता बढ़ा रहा है, बहुत सारे प्रयास लगातार सरकार और संबंधित जिला प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे हम हर दिन देखते हैं कि लखनऊ में सबसे ज्यादा जो केसेस है हर दिन वो सामने आते हैं। क्या लखनऊ का भी आंकड़ा आ चुका है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम लखनऊ में आज की बात करें तो 869 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 986 मरीज हालांकि डिस्चार्ज भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके राजधानी लखनऊ में अकेले केवल अब तक 9,500 से ज्यादा एक्टिव केसेस विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। जो जरूर चिंता की बात है, अब कुछ उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं, चाहे उसमें लखनऊ की बात करें, कानपुर की, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, ये वो जिले हैं जहां से लगातार कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों का एक बड़ा आंकड़ा सिर्फ इन्हीं जिलों से है। क्योंकि बिल्कुल ऐसे तो कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो कोरोना है उसका कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। अब बात होगी पीलीभीत की, जहां बुजुर्ग सिख की पिटाई का वीडियो
इन दिनों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। रणजीत सिंह नाम के शख्स से ये पूरा विवाद चला था। बताया जा रहा है विवाद को लेकर बुजुर्ग की पिटाई की गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तहसील अमरिया क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला है। रणजीत सिंह नाम के शख्स से विवाद चल रहा था। ये है मिल्क गांव, जहां हम अपनी लड़की के घर से आ रहे थे बंगलेरा से। तो ये मैं जब उधर से आया हूँ, पीछे से गाड़ी लेके आए हैं, तो मेरे पास में आके इन्होंने मोटरसाइकिल आगे गाड़ी कर दी ऐसे। कौन लोग थे? ये ढेला पीर वाले जो राजू सितारगंज में रह रहे हैं इस टाइम। कितने लोगों ने गिरा था आपको? 4 आदमी थे। 4 आदमी उतरते ही जे मुझे। देखिए, ये दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और ये अमरिया का मामला है। इसमें पहले उन लोगों में सितारगंज में कोई मारपीट हुई थी। इसी रंजिश को लेकर के यहाँ पर उन लोगों ने इस वृद्ध को पकड़ लिया और इसको बुरी तरह से मारा पीटा। पुलिस को जैसे सूचना मिलती है, पुलिस इसमें अभियोग पंजीकृत कर लेती है और उसकी जांच कर रही है। थानाध्यक्ष मैं फोर्स की इस अभियुक्त की तलाश में है और हम लोग इसमें जो उचित कार्रवाई है सब कार्रवाई करके इसमें अभियुक्त के खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई बनती है करेंगे। देखिए, ये दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं और ये अमरिया का मामला है। इसमें पहले उन लोगों में सितारगंज में कोई मारपीट हुई थी। इसी रंजिश को लेकर के यहाँ पर उन लोगों ने इस वृद्ध को